गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हम फिर से प्रस्तुत हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ की हाल ही में कजाकिस्तान में 2021 की वार्षिक बैठक हुई है और ये वर्चुअली शिखर सम्मेलन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही कि इसमें ईरान नोवा सदस्य बना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एससीओ कब बना, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे ये काम करता है, भारत इसका किस प्रकार का सदस्य है, डायलॉग पार्टनर है या फिर भारत इसका वार्ता पार्टनर है या फिर आप ये कह सकते हैं भारत इसका परमानेंट मेंबर है या नॉन परमानेंट मेंबर है। देखेंगे हम ये सभी क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं एनालिसिस विथ मी नीलम माझी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। संघाई सहयोग संगठन, आपने नाम बहुत सुना होगा और कई बच्चे संघाई के नाम से ही इसका अगर एग्जाम में आता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मोस्टली बच्चे संघाई इसका हेडक्वार्टर लगाएंगे, लेकिन संघाई नहीं, कहाँ है, चीन के बीजिंग में है। ओके, तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन का गठन 2001 में संघाई 5 के स्थान पर किया गया था। संघाई 5 1996 में बना था, 1996 में बना था संघाई 5। इसे संघाई 5 क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण चीन की पहल पर किया गया था। और इसमें कौन कौन से देश थे जब इसे 5 कहा जाता था? ऑब्वियसली इसमें 5 कहा जा रहा है तो 5 कंट्री होंगी, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्री थे। तब तक इसे संघाई 5 कहा जाता था 1996 तक। चीन के अनुसार संघाई 5 को सहयोग संघाई के रूप में 2001 में अस्तित्व में लाया गया। ओके, चीन के अनुसार इसको जो संघाई 5 था इसे कब नाम दिया गया? संघाई सहयोग संगठन, ये नाम चीन ने ही सजेस्ट किया था 2001 में। तो 1996 में क्या था? संघाई 5 था। 2001 में क्या परिवर्तन हुआ? ये संघाई सहयोग संगठन कहलाने लगा। संघाई 5 समूह का उद्देश्य क्या था? देखिए, भले चाहे बैक हिस्ट्री हो लेकिन जो उद्देश्य होते हैं वो वही सेम होते हैं। कुछ कुछ परिवर्तन समय समय पर नाम के साथ जो हुआ है तो वो हम आगे देखेंगे। चीन ने इस समूह का निर्माण इन 5 देशों से लगने वाले सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया था। जब चीन के इन सभी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझ गए उसके बाद इस समूह का उपयोग राजनीतिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक मामलों, आर्थिक मामलों के सहयोग में वृद्धि करना था। जब भी आप मेरे किसी भी टॉपिक की वीडियो देखते हैं तो आप अपने पास एक एटलस जरूर रखें कि हम किन देशों की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं चीन की और इन 5 देशों की सीमा चीन से लग रही है तो आप मैप में खुद भी लोकेट कर सकें कि कौन कौन से देश चीन से कहां कहां से सीमा बना रहे हैं। इससे आपकी जो मैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जब भी किसी देश की बात की जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन होने लगेगा कि उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ओके, तो ये एक अच्छी हैबिट आपकी बन जाएगी। वर्ष 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम संघाई 5 के स्थान पर संघाई सहयोग संगठन रखा गया। ओके, अभी तक हम देख रहे थे संघाई 5। तो संघाई 5 में रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और आपका कौन था? आपका उज्बेकिस्तान था। ठीक है, तो ये 5 कंट्री थी। जैसे ही इसमें 6वां सदस्य देश शामिल होता है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान के साथ ही क्या बन जाता है? संघाई सहयोग संगठन। तो उज्बेकिस्तान कब शामिल हुआ? 2001 में शामिल हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन हुआ था ये 2001 में हुआ, संघाई सहयोग संगठन। और अगर आपसे संघाई 5 के बारे में पूछा जाता है तो ये कब बना था? 26 अप्रैल 1996 को बना था। ओके, किस टाइप का ग्रुप है ये? तो ये म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक पारस्परिक सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बनाया गया एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये चोंगयांग डिस्ट्रिक्ट बीजिंग में मिलेगा। कहाँ है? संघाई में नहीं है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। इसमें 2 मुख्य संस्थाएं होती थी। ठीक है, कौन कौन सी 2 उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था? शासन अध्यक्षों की परिषद और राष्ट्र अध्यक्ष। राष्ट्र अध्यक्ष किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को। शासन अध्यक्ष किसे बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। ओके, व्यापारिक जो शासन अध्यक्ष होते थे उनकी मीटिंग में व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों पर संबंधित मुद्दों पर कार्य करना होता था। और राष्ट्र अध्यक्ष जो होते थे, जो राष्ट्र के प्रमुख होते थे, वो विदेश नीति, सुरक्षा, रक्षा, सैन्य मामलों से संबंधित मुद्दों पर मंथन करते थे। देखिए, जितने भी जो कंट्रीज इसमें अभी तक शामिल हैं
ठीक है, ये सभी देशों में राष्ट्र अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे ये डिस्कस करते थे। जबकि भारत जब इसमें शामिल हुआ तो भारत की ओर से पहले विदेश मंत्री जाते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नाम मात्र के होते हैं, इसलिए हमारी तरफ से जो मुख्य होते थे कौन होते थे, प्रधानमंत्री ही होते थे। अब देखिए यहाँ पर ये मैप है जिसमें संघाई सहयोग संगठन की जो कंट्रीज हैं इसमें आपको दिखाई देंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है ये परमानेंट मेंबर हैं, ओके, डायलॉग पार्टनर हैं, और फिर आपके कौन है, ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त किए राज्य है, देश हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2021 की बात करें, सितंबर 2021 तक इसके कितने मेंबर हो गए, 9 मेंबर हो गए। कौन कौन से हो गए, तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और नया मेंबर बन गया है इसका ईरान। 2021 में एससीओ का नया मेंबर कौन बना है, ईरान बना है। पाकिस्तान और इंडिया 2017 में शामिल हुए थे एससीओ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 3 ऑब्जर्वर स्टेटस हैं अब इसमें। कौन कौन से स्टेट 3 ऑब्जर्वर, तो ये है अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। ओके, ये 3 पर्यवेक्षक देश है। कौन, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। अब देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान को आप बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर अफगानिस्तान या तो ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त या परमानेंट मेंबर है, वहां पर अब आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा विश्व स्तर पर। जैसे हाल ही में सार्क की मीटिंग हुई और सार्क की मीटिंग होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान अड़ गया था इस बात पर कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी है इसे भी मीटिंग में शामिल किया जाए। तो जो सार्क के मेंबर कंट्री थे प्लस इंडिया, इन्होंने ये मीटिंग ही कैंसिल कर दी। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो चलने वाली है, ओके, उसमें भी अब पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने अपना एक व्यक्ति नियुक्त किया कि भाई ये यूएन जो जनरल असेंबली है उसमें अफगानिस्तान को या तालिबान को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है विश्व के सभी देशों के या विश्व के उन मंचों से। यहाँ पर किसी भी देश अपनी आवाज उठाता है, अपने पॉइंट्स रखता है वहां पर तालिबान को एक पहचान दिलाने की। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा कि पाकिस्तान खुद इन चीज तालिबान के पीछे खुद इन मंचों से पिछड़ता जा रहा है, और जो उपयोग सार्क का या सार्क की जो भूमिका होनी चाहिए थी, सार्क अपनी उस भूमिका से भी पीछे हटता जा रहा है। सार्क के जो उद्देश्य हैं वो पाकिस्तान की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी मीटिंग जो होनी चाहिए थी वो भी अब कैंसिल हो गई है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट जरूर बना हुआ है पाकिस्तान का ये जिद्दी रवैया। ओके, तो यहाँ ये 9 स्टेट हो गए, ये 3 ऑब्जर्वर स्टेट हो गए। डायलॉग पार्टनर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डायलॉग पार्टनर जो होते हैं और जो ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं ये ही बाद में परमानेंट मेंबर बनते हैं। तो डायलॉग पार्टनर कौन कौन से, कितने हैं, 6 हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि नेपाल और श्रीलंका भी एससीओ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी चीन से भी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और 4 गेस्ट इसमें दिए गए हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कॉमनवेल्थ और तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो इन्हें क्या दिया गया है, गेस्ट अपीयरेंस, इन्हें गेस्ट अटेंडेंस दी गई है। तो ये यहाँ तक हमें सिर्फ इतना याद रखना है, परमानेंट मेंबर 9 है, ऑब्जर्वर 3 है और डायलॉग पार्टनर 6 कंट्रीज हैं। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हम 2003 का जो एससीओ का चार्टर था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एससीओ में। ये कहाँ साइन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। कब, 2003 में, जब रूस में इसकी बैठक हुई थी। इस चार्टर में यह सुनिश्चित किया गया कि संघाई सहयोग संगठन व्यापार, संचार, काउंटर टेररिज्म में मुख्य रूप से शामिल किया गया। मतलब संघाई सहयोग संगठन या एससीओ का जो मुख्य कार्य होगा, इस ग्रुप का जो मुख्य फोकस होगा वो होगा ट्रेड पर, कम्युनिकेशन पर और काउंटर टेररिज्म को रोकने पर। क्योंकि ये जो क्षेत्र अगर आप इसे गौर से देखें तो ये क्षेत्र काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो। एससीओ भारत पर्यवेक्षक कब बना, वर्ष 2005 में
भारत संघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक देश बना था। संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष दोनों ही सम्मेलनों में भारत भाग लेता है। मतलब भारत का या तो विदेश मंत्री जाते हैं यहाँ से या फिर प्रधानमंत्री जाते, राष्ट्रपति नहीं जाते। वर्ष 2015 में रूस के उफा शहर में एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। कब? 2015 में। उससे पहले एससीओ का पर्यवेक्षक रहने के दौरान भारत कभी भी इसके शासन अध्यक्षों या राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक में शामिल नहीं हुआ था, जब तक भारत को पर्यवेक्षक का स्टेटस दिया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक बार संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में 2009 में तब शामिल हुए थे जब रूस ने अपने येकनटेरिनबर्ग शहर में ब्रिक्स और एससीओ के शिखर सम्मेलन साथ साथ आयोजित किए थे। मतलब उद्देश्य तो ब्रिक्स में जाने का था, लेकिन फिर एससीओ की बैठक भी एक ही जगह थी, तब मनमोहन सिंह वहां चले गए थे। कब? 2009 में। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। एससीओ वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बन गए। उस समय विश्व के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ थे जियोपॉलिटिक्स के, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों ही देश कैसे एक साथ आ गए एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। ना किसी तरीके का विरोध हुआ, ना ही किसी तरीके की कोई इनका अपोज किया गया, और दोनों ही देश शांतिपूर्वक एससीओ के सदस्य व परमानेंट मेंबर बन गए। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। कब बने? 2017 में। याद रखेंगे। अब देख लेते हैं हम यहाँ तक अभी तक की जो मीटिंग हुई है। 2015 में तो मोदी जी गए थे। 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था ये सम्मेलन। 2017 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान, पहले इसका नाम अस्ताना था ना, अब क्या हो गया है? नूर सुल्तान। 2018 में चीन के किंगडाओ में हुआ था। 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ था। 2020 में 10 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ था कोविड-19 की वजह से, और 2021 में भी वर्चुअली ही आयोजित हुआ है। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कजाकिस्तान के दुशांबे में। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे 2 से 3 बार अपने रिवाइज भी करें और अपने नोट्स में भी इसे मेंशन करें, जिससे आपको ये सभी जो सम्मेलन है याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं पहले 8 मेंबर एससीओ के, और अभी हाल ही में इसमें शामिल हो गया है कौन? ईरान। तो ये आप सभी को याद रखना है। ईरान सदस्य कब तक रहेगा? देखिए भाई, यहाँ पर ईरान की स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। क्यों? क्योंकि ईरान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसकी वजह से उस पर क्या लगाए गए थे? यूएसए के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं ईरान की स्थिति क्या और कैसी है। ईरान की न्यूक्लियर डील लगभग टूटी हुई है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो क्या हो गई? टूट गई। बराक ओबामा के समय की गई थी। अगर यह न्यूक्लियर डील पूरे तरीके से टूट जाती है और यूएनओ ईरान पर प्रतिबंध लगाता है तो ईरान की सदस्यता एससीओ से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एससीओ का रूल है, नियम है कि जिस भी देश पर यूएनओ के सैंक्शन या प्रतिबंध लगे होंगे वो देश एससीओ का सदस्य नहीं रह सकता है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ समझते चलिएगा। एससीओ के नियम के अनुसार कोई भी देश जिस पर यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध लगे उन्हें एससीओ के सदस्य के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। ईरान पर 2015 में यूएनओ के प्रतिबंध लगे थे। 2015 में बराक ओबामा के काल में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की गई और यूएनओ ने प्रतिबंध हटा लिए थे। क्यों? क्योंकि परमाणु जो सब वो कर रहा था परीक्षण, उसको रोकना था, तो ये प्रतिबंध हटा लिए थे। तो अब ईरान क्या बन गया है? 2021 में एससीओ का सदस्य बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के प्रतिबंध ईरान पर लगाए हुए हैं। किसने लगाए? अभी यूएसए के प्रतिबंध लगे हुए हैं, है ना, यूएनओ के हट चुके हैं। अभी ईरान पर यूएनओ के प्रतिबंध नहीं है। अगर यूएनओ भविष्य में कोई प्रतिबंध लगाता है तो ईरान की सदस्यता एससीओ से खत्म हो जाएगी। ईरान कई वर्षों से एससीओ की सदस्यता के लिए प्रयासरत था। तजाकिस्तान भी ईरान के एससीओ की सदस्यता पर सहमत नहीं था। क्यों सहमत नहीं था भाई तजाकिस्तान? इसलिए क्योंकि तजाकिस्तान को ये लगता था कि ईरान, हमास, आईएसआईएस जो आतंकवादी समूह हैं और जो छोटे छोटे वहां पे विद्रोही आतंकवादी गुट हैं, उन्हें ईरान क्या कर रहा था? मदद दे रहा था। इसलिए तजाकिस्तान एससीओ में ईरान की सदस्यता का विरोध करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। वर्तमान में क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान के आने से ईरान और तजाकिस्तान दोनों दोनों की समस्या क्या हो गई है? अब एक हो गई है। क्या? तालिबान। और इसके बाद तजाकिस्तान ने ईरान को एससीओ की सदस्यता देने में सहमति दी है। भाई अब ये पूछेंगे आप लोग कि तजाकिस्तान के मना करने पर एससीओ में सदस्य क्यों नहीं बना?
तो इसलिए नहीं बना। जो एससीओ के परमानेंट 8 मेंबर्स हैं, इनकी सहमति जरूरी होती है किसी भी नए सदस्य को ग्रुप में जोड़ने के लिए। अगर इन 8 में से कोई भी एक मना करता है तो उस सदस्य देश को इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। तो अभी तक तजाकिस्तान रोड़ा बना हुआ था या मना कर रहा था कि ईरान को सदस्यता नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आतंकवादी समूह को मदद करता है। लेकिन अब आतंकवादी देश ही उनके बाजू में आ गया है, तालिबान। तो अब दोनों की समस्या क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो जहां यहाँ तजाकिस्तान ने भी ईरान की सदस्यता के लिए क्या कर दिए? सहमति दे दी, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान किसी भी परिस्थिति में किसी भी आतंकवादी समूह, चाहे वो आईएसआईएस हो या फिर आईएसआईएस खुरासान हो, ठीक है, इन्हें कोई मदद नहीं देगा और ना ही अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि को मंजूर करेगा। उसके बाद तजाकिस्तान ने इसकी सदस्यता का रास्ता साफ कर दिया और ईरान बन गया है मेंबर। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये है पूरी मेंबर कंट्रीज। ओके, किसकी? तजाकिस्तान, आपके एससीओ की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत के लिए जो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ये समस्या का कारण बन गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और वो डूबा तो नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से किया गया था, ट्रेड के उद्देश्य से कि व्यापार अच्छा होगा, अफगानिस्तान तरक्की करेगा, वो अब जो एजम्पशन लगाए गए थे या सोच रखी गई थी, वो शायद अब पूरी होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो ईरान का चाहावर बंदरगाह है, ओके, इसके लिए जो हमारे देश के पीएम हैं, ओके, नरेंद्र मोदी, जब ये वर्चुअली बोल रहे थे तब इन्होंने बोला था कि मध्य एशिया के डेवलपमेंट के लिए चाहावर बंदरगाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसी चाहावर बंदरगाह से भारत व्यापार कर सकता है और चाहावर के साथ ही ईरान होते हुए ईरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है। ओके, अब उसको ना पाकिस्तान तो वैसे ही हम लोग इन पे निर्भरता हमारी है ही नहीं शुरू से, और बात रही अफगानिस्तान की, तो ये दोनों क्षेत्र अब कट चुके हैं और एससीओ में हमने सीधे यही बात कही कि चाहावर को डेवलप करना है और इसे सेंट्रल एशिया में व्यापार का मुख्य साधन बनाना है। तो ये आप समझ सकते हैं, याद रखिएगा, मुख्य बातें थी उनके भाषण की। ओके, एससीओ 2021 सम्मेलन कजाकिस्तान दुशांबे में हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए और उनके संबोधन का मुख्य अंश यह था कि चाहावर बंदरगाह का मध्य एशिया के भविष्य में समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ये आप याद रखेंगे, चाहावर बंदरगाह। ओके, ये आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ से, क्लियर है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत और मध्य एशियाई देशों के लिए ईरान की महत्ता बढ़ गई है। अब ये महत्ता क्यों बढ़ गई है? देखिए भाई, इसलिए बढ़ गई है कि यहाँ पर जो ये ईरान है, ये ही पूरे मध्य एशिया से कनेक्ट कर पाएगा। मतलब इन कंट्रीज से अगर आपको कनेक्शन रखना है, व्यापार करना है, तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान, तालिबान और ये पाकिस्तान, ये दोनों देशों में अशांति बनी रहती है, जिससे पूरे के पूरे क्षेत्र में अशांति बने रहने के ज्यादा से ज्यादा संभावना रहती है। तो ईरान एक ऐसा देश बना है जो मध्य एशिया से कनेक्ट कर पाएगा। ओके, कनेक्ट कर पाएगा। हालांकि देखिए, चीन भी अभी तालिबान को, आपको लग रहा होगा कि अच्छे संबंध है, लेकिन चीन ने भी अभी इसे मान्यता नहीं दी है। अभी किसी भी देश ने मान्यता इसलिए नहीं दी है एससीओ के, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि तालिबान कैसे व्यवहार करता है। कहीं कहीं आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ ही कुछ सैनिकों को मार दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी वो तजाकिस्तान और चाइना के पास भी क्या कर रहा है, आतंकवादी समूह छोटे छोटे पनप रहे। उइगर जो मुस्लिम है, इन्होंने बात तो की थी कि हम उइगर जो मुस्लिम है उनके खिलाफ चाइना को जो करना है वो करे, तालिबान कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन जो उइगर यहाँ से भाग कर इधर जा रहे हैं, तजाकिस्तान और तालिबान के पास अफगानिस्तान में आ रहे हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप अपने बना रहे हैं। ओके, या फिर वो क्या कर रहे हैं, यही पाकिस्तान में ही चीनी लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो ये एक बात अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष रूप से पूरे के पूरे क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित हो चुका है ना। और यहाँ पर संभावना बनी रहेगी कि कब किस देश पर कौन सा आतंकवादी हमला हो या क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। तो इसके लिए जो ये ईरान है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस पूरे मध्य एशियाई क्षेत्र में शांति को काबिज करने में। अब भारत ईरान के माध्यम से होते हुए तुर्कमेनिस्तान के साथ अन्य मध्य एशियाई देशों से जुड़ सकता है। ईरान को अभी FATF
ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। अगर ईरान यहाँ से हटता है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अगर ईरान FATA की ब्लैक लिस्ट से हट जाता है तो ये भारत के साथ ही चाइना का भी यहाँ पर बहुत बड़ा बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक व्यापार तीव्र गति से होगा और आर्थिक समृद्धि भी होगी, ट्रेड भी चलेगा। लेकिन FATA की ब्लैक लिस्ट जो है उसमें से पहले ईरान का हटना जरूरी है। क्यों रखा गया था? क्योंकि ये आतंकवादी समूहों को मदद कर रहे थे, इस वजह से। चीन ने भी ईरान में बड़ा निवेश किया है और आगे भी यह निवेश करने की दृष्टि से ईरान किसी भी तरीके के प्रतिबंध ना हो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। ओके, ईरान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, भारत भी चाहता है कि ईरान पे लगे जो प्रतिबंध है वो हटना चाहिए। इसी से इस क्षेत्र में व्यापार अच्छा होगा, संचार अच्छा होगा, जिससे क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, जो PM मोदी ने जो बैठक में संबोधन किया उसके अनुसार चेंज ऑफ पावर इन अफगानिस्तान नॉट इंक्लूसिव, इसका मतलब ये था, ये इनकी जो लाइन है सभी न्यूज़पेपर, जो एशियन एज न्यूज़पेपर है, इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में हेडलाइंस बनी कि भाई अफगानिस्तान में जो पावर चेंज हुआ है, जो नई सरकार बनी है, वो इंक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ये कि उसमें सभी समूह शामिल नहीं हुए, ना महिलाओं को शामिल किया गया, ना ही किसी तरीके की वोटिंग प्रक्रिया हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि जो चेंज ऑफ पावर हुआ है अफगानिस्तान में वो इंक्लूसिव नहीं है। इससे क्षेत्र में क्या होगी, अस्थिरता बढ़ेगी और इस दिशा में SCO को सोचना चाहिए। इसके साथ ही PM मोदी ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और टेररिज्म भी बढ़ रहा है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। आतंकवाद संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देगा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने SCO के सामने आतंकवादी समस्या को भी रखा है, जिसमें पाकिस्तान भी मोदी के भाषण के समय देखता रह गया कि इन्होंने तालिबान की बात भी कर दी और कोई देश आवाज भी नहीं उठा पाया है। ओके, अब देख लेते हैं, ईरान ने मध्य एशिया में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ISIS की उपस्थिति को बर्दाश्त न करने की बात कही। पूरे क्षेत्र में शांति के लिए ईरान ISIS की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करेगा, ये शब्द हैं ईरान सरकार के। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। आई होप जो हमारी कोशिश थी वो पूरी हुई होगी और आपको समझ में आया होगा SCO में ईरान की सदस्यता और साथ ही पूरे मध्य एशिया में ईरान की जो भविष्य में भूमिका होने वाली है वो। ये MCQs आपके लिए है, आंसर जरूर कीजिएगा। संघाई सहयोग संगठन की वर्ष 2021 की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? यहाँ अध्यक्षता का मतलब होता है किस देश में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आई होप आप सभी लोग आंसर जरूर करेंगे और स्पेशल थैंक यू उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने पिछले 2 वीक में हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।